नमस्कार साथियों आज वाली क्लास में अपन पढ़ेंगे न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनरावलोकन। साथियों, आपके जो राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा बीए पाठ द्वितीय वर्ष का जो सिलेबस है, यानी कि 2 पेपर है, उसमें प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं और भारतीय राज्य व्यवस्था। जो द्वितीय पेपर है आपका भारतीय राज्य व्यवस्था, उस सिलेबस में आपके टॉपिक दिया हुआ है न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक समीक्षा। ठीक है, तो साथियों इसके बारे में आज अपन यहाँ अध्ययन करेंगे। तो साथियों इसके कुछ बिंदु मैंने यहाँ बोर्ड पर लिखे हैं, यानी कि इन बिंदुओं को ध्यान में रखकर अपन को अध्ययन करना है। सबसे पहले मैंने लिखा है कि न्यायिक समीक्षा का अर्थ, यानी कि न्यायिक समीक्षा का यहाँ अर्थ क्या है, क्या तात्पर्य है। ठीक है, न्यायिक समीक्षा का महत्व क्या है। नंबर 3 बिंदु मैंने लिखा है कि न्यायिक समीक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है। न्यायिक समीक्षा का विषय क्षेत्र कौन सा है, नवीन अनुसूची की न्यायिक समीक्षा है, यानी कि साथ में नवीन अनुसूची के बारे में भी आपसे सवाल यहाँ पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले तो साथियों बात यह है कि इसमें बड़ा सवाल पूछे जाने की संभावना कम है, बाकी जो 2 नंबर का सवाल है, 5 नंबर का सवाल पूछे जाने की संभावना इसमें अधिक है, क्योंकि न्यायिक समीक्षा न्यायिक पुनरावलोकन में बहुत बड़ा सवाल पूछे जाने की संभावना कम है, क्योंकि इसका मैटर इतना नहीं है। ठीक है ना, तो 5 नंबर का सवाल या 2 नंबर का सवाल इसमें से पूछा जा सकता है। आपके सिलेबस में ये 3 टॉपिक हैं, न्यायिक पुनरावलोकन है, न्यायिक सक्रियता है और जनहित याचिका, 3 बिंदु हैं। तो सबसे पहले तो पहला बिंदु का न्यायिक समीक्षा है, न्यायिक पुनरावलोकन, दोनों शब्द एक ही है। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम यहाँ अध्ययन करेंगे। तो साथियों सबसे पहले तो इसका साधारण सा अर्थ देखें, यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन क्या चीज है, किसे कहा जाता है। ठीक है, तो हमारे देश की जो विधायिका है, केंद्रीय विधानमंडल है, तो कई बार अपने विषय क्षेत्र से बाहर जाकर कानूनों का निर्माण करते हैं। ठीक है ना, यानी कि अपनी सीमाओं से बाहर जाकर कानूनों का निर्माण करते हैं, तो वे कानून मनुष्य के लिए प्रतिकूल साबित होते हैं। ठीक है, यानी कि मानव के अनुकूल वो कानून साबित नहीं होते, या मनुष्य के हित को ध्यान में रखकर वो कानूनों का निर्माण नहीं किया जाता, तो उन कानूनों को न्यायपालिका अवैध घोषित करती है या उनकी जांच करती है कि वो वास्तव में कानून सही या नहीं। अगर वो सही है तो वैध है तो उनको जायज ठहराया जाता है, और अगर अवैध है तो उन कानूनों को न्यायपालिका अवैध घोषित कर देती है। तो न्यायपालिका की इस शक्ति को न्यायिक पुनरावलोकन कहा जाता है, यानी कि कानूनों की समीक्षा करना, यानी कि उन कानूनों को परखना, मनुष्य की कसौटी पर एक तरह से उनको परखना कि ये कानून सही है या गलत है, यानी कि उन कानूनों की समीक्षा करना या उनमें फेरबदल करना, रद्दोबदल करना या उनको अवैध घोषित करना न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहलाती है, न्यायपालिका की। तो ये न्यायिक पुनर्विलोकन की जो शक्ति है वो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को यहाँ दी गई है। ठीक है साथियों, तो इसका साधारण सा अर्थ मैंने आपको यहाँ बताया। अब देखते हैं इसका विस्तृत तौर से यहाँ क्या अर्थ दिया गया है। तो सबसे पहले अपन यहाँ देखते हैं कि न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ क्या है। न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत की उत्पत्ति विकास अमेरिका में हुआ, यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक समीक्षा का जो उदय है वो अमेरिका में है। न्यायमूर्ति मार्शल है मार्बरी बनाम मेडिसन नामक विवाद में। ठीक है ना, ये विवाद है मार्बरी बनाम मेडिसन, मार्बरी बनाम मेडिसन नामक विवाद में, और न्यायमूर्ति मार्शल के द्वारा यानी कि ये बात आपको परीक्षा में पूछी जा सकती है कि न्यायिक पुनर्विलोकन का जो जन्म है वो कहाँ हुआ, किस विवाद में हुआ। तो न्यायिक पुनर्विलोकन का जो जन्म है वो अमेरिका में हुआ, मार्बरी बनाम मेडिसन नामक विवाद में, और इस विवाद में जो न्यायाधीश थे वो कौन थे, न्यायमूर्ति मार्शल द्वारा। तो ये बात जो है आपको परीक्षा में यहाँ पूछी जा सकती है साथियों। तो सबसे पहले कि न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत की उत्पत्ति या विकास जो है वो अमेरिका में हुआ है। इसका प्रतिपादन पहली बार
मारवरी बनाम मेडिसन 1803 के जटिल मुद्दों में हुआ जॉन मार्शल द्वारा, यानी कि ये जो विवाद है वो कब का है, 1803 का है। ठीक है, आपको ध्यान में रखनी है, ये जो बात है वो आपको 2 नंबर के सवाल में यहाँ पूछी जा सकती है। 1803 में मारवरी बनाम मेडिसन नामक विवाद में न्यायमूर्ति मार्शल द्वारा, जॉन मार्शल जो कि अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश थे, कि जो जॉन मार्शल है वो अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय में उस समय मुख्य न्यायाधीश के पद पर थे। भारत में दूसरी ओर संविधान स्वयं न्यायपालिका को न्यायिक समीक्षा की शक्ति देता है, यानी कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति है वो भारतीय संविधान या न्यायपालिका को देता है। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को, यानी कि ये बात भी आपको परीक्षा में पूछी जा सकती है कि जो न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है वो किन न्यायालयों को प्राप्त है, या सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों को यह शक्ति प्राप्त है। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने घोषित कर रखा है कि न्यायिक समीक्षा की न्यायपालिका की शक्ति संविधान की मूलभूत विशेषता है, कि यहाँ सर्वोच्च न्यायालय ने यहाँ स्वयं ने घोषित कर रखा है कि न्यायिक समीक्षा की जो शक्ति है वो यहाँ संविधान की मूलभूत विशेषता है। तथापि संविधान में मूलभूत ढांचे का एक तत्व है, इसलिए न्यायिक समीक्षा की शक्ति में संविधान संशोधन के द्वारा न तो कटौती की जा सकती है और न ही इसे हटाया जा सकता है। यानी कि न्यायिक समीक्षा का जो महत्व है, यानी कि ये मूल ढांचा है, इसको न ही तो हटाया जा सकता है और न ही इसको जो है संविधान संशोधन के द्वारा नहीं तो इसमें कोई कटौती हो सकती है और न ही इसे हटाया जा सकता है। यानी कि जो ये न्यायपालिका ने खुद ने ये साबित कर किया है कि ये जो मूल संविधान का ढांचा है तो इसको ना ही तो चेंजिंग किया जा सकता है और न ही इसको हटाया जा सकता है। न्यायिक समीक्षा विधायी अधिनियमों तथा कार्यपालिका आदेशों की संवैधानिकता की जांच को न्यायपालिका की शक्ति है। यानी कि न्यायिक समीक्षा जो है विधायी अधिनियमों तथा कार्यपालिका आदेशों की संवैधानिकता की जांच की न्यायपालिका की शक्ति है। यानी कि सरकार के द्वारा जो भी नियम है, संवैधानिकता नियम है, अधिनियम है, तो उनको जांचने परखने की न्यायपालिका की यह शक्ति है, जो केंद्र और राज्य सरकारों पर लागू होती है। यानी कि केंद्र सरकार ने क्या नियम बनाए हैं, राज्य सरकार ने क्या नियम बनाए हैं, तो केंद्र और राज्य दोनों पर यह लागू होती है। परीक्षणोपरांत यदि पाया गया कि उनमें संविधान का उल्लंघन होता है तो उन्हें अवैध, असंवैधानिक या अमान्य घोषित किया जा सकता है और सरकार उन्हें लागू नहीं कर सकती। परीक्षणोपरांत यानी कि न्यायपालिका ने उन कानूनों की समीक्षा की तो और यदि वो संविधान के अनुकूल नहीं है, यानी कि संविधान का उल्लंघन होता है उन कानूनों के द्वारा, तो न्यायपालिका जो है उनको अवैध, असंवैधानिक या अमान्य घोषित कर सकती है और जो सरकारें हैं उनको लागू नहीं कर सकती। ठीक है। न्यायमूर्ति सैयद साहब मोहम्मद कादरी ने न्यायिक समीक्षा को निम्नलिखित 3 कोटियों में वर्गीकृत किया है। यानी कि न्याय जो समीक्षा है उनको यहाँ 3 कोटियों में इसको वर्गीकृत किया गया है। वो कौन कौन सी है? इस संवैधानिक संशोधनों की न्यायिक समीक्षा, यानी कि जो जितने भी संविधान संशोधन हुए हैं उनकी न्यायिक समीक्षा करना। दूसरा है संसद और एक विधायिका द्वारा पारित कानूनों एवं अधीनस्थ कानूनों की समीक्षा, यानी कि संसद के द्वारा और एक विधायिकाओं के द्वारा पारित कानून एवं अधीनस्थ कानूनों की समीक्षा, यानी कि संसद के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं। तीसरा है संघ तथा राज्य एवं राज्य के अधीन प्राधिकारियों द्वारा प्रशासनिक कार्यवाही की न्यायिक समीक्षा, यानी कि संघ सरकार द्वारा और राज्य के अधीन यानी कि जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं अधीन प्राधिकारियों द्वारा प्रशासनिक कार्यवाही की समीक्षा। तो ये 3 भागों में इनको जो है न्यायमूर्ति सैयद साहब मोहम्मद कादरी ने न्यायिक समीक्षा को 3 वर्गों में आपको बांटा है। सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न मुकदमों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति का उपयोग किया। जैसे उदाहरण के लिए है गोलकनाथ मामला 1967 का है, बैंक राष्ट्रीयकरण मामला 1970 का है, प्रीवियस कंपनी मामला 1971 का है,
केस ऑन भारतीय मामला 1973 का है और मिनर्वा मिल्स मामला 1980 का है। तो इसमें जो है इन न्यायिक समीक्षा का यहाँ उपयोग किया गया है। तो ये उदाहरण है इसके, ठीक है। अगर आप परीक्षा में विस्तृत तौर से पूछा जाता है तो इस प्रकार के उदाहरण आप लिख सकते हैं। 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने 99 संविधान संशोधन, यानी कि 2015 का मामला है जब संविधान में 99 संविधान संशोधन किया गया तथा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम 2014 दोनों को असंवैधानिक करार दिया गया यहाँ। यानी कि इन जो कानून 99 संविधान संशोधन किया गया 2014 और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग जिसकी गठन किया गया था, तो सर्वोच्च न्यायालय ने इन दोनों को असंवैधानिक यहाँ घोषित किया है। तो ये तो हो गया इसका साधारण सा अर्थ। अब साथियों अगर यहाँ दूसरा बिंदु देखते हैं कि न्यायिक समीक्षा का महत्व, यानी कि न्यायिक समीक्षा जो की जाती है उसका सबसे बड़ा जो महत्व है वो क्या है। यानी कि सबसे बड़ा महत्व तो ये है कि न्यायपालिका है इस संविधान का एक तरह से यहाँ न्यायपालिका को संविधान का रक्षक माना गया है। तो संविधान को वो है सही अर्थों में चलाने का कार्य करती है। कौन करती है यहाँ? न्यायपालिका। सरकारें अपने जो है मनमाने ढंग से कानूनों का निर्माण यहाँ नहीं कर सकती और जो है नागरिकों के अधिकारों का रक्षक इस प्रकार जो है न्यायपालिका करती है। तो सबसे जो महत्व है इसका वो सबसे पहला अपन देखते हैं कि संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को बनाए रखने के लिए, यानी कि संविधान की जो सर्वोच्चता है उसको बनाए रखने में सबसे बड़ा इसका महत्व है। यानी कि जो न्यायपालिका न्यायिक समीक्षा का जो महत्व है कि संविधान की सर्वोच्चता इससे बनी रहती है। यानी कि संविधान का जो अर्थ है वो कम नहीं होता, महत्व है वो कम नहीं होता। दूसरे महत्व की यहाँ बात करते हैं अपन कि संघीय संतुलन बनाए रखना, यानी कि केंद्र और राज्यों के बीच जो संतुलन है वो बनाए रखना, संघीय संतुलन। तीसरा जो महत्व है कि नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए, यानी कि न्यायिक समीक्षा न्यायिक पुनरावलोकन का जो तीसरा महत्व है नागरिकों के मूल अधिकारों के रक्षा के लिए। अनेक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने देश में न्यायिक समीक्षा की शक्ति के महत्व पर बल दिया है। इस संबंध में उसके द्वारा किए गए कुछ प्रेक्षण निम्नवत हैं। यानी कि भारत में संविधान ही सर्वोच्च है और किसी वैचारिक कानून की वैधता के लिए उसका संविधान के प्रावधानों एवं अपेक्षाओं के अनुरूप होना अनिवार्य है और न्यायपालिका ही तय करती है कि कोई अधिनियम संवैधानिक है अथवा नहीं। यानी कि भारत में जो है संविधान को यहाँ सर्वोच्च स्थान दिया गया है और जो न्यायपालिका है उस संविधान की रक्षा करते हुए जो है तय करती है कि कौन सा जो नियम है वो संवैधानिक है और कौन सा अधिक नियम है वो असंवैधानिक है। हमारे संविधान में किसी विधायक की न्यायिक समीक्षा के ऐसे एक्सप्रेस प्रावधान है कि वह संविधान के अनुरूप है या नहीं, इस तथ्य का पता लगाया जा सके। यही बात मूल अधिकारों के लिए भी सत्य है जिनके लिए न्यायपालिका को संविधान में जागरूक प्रहरी की भूमिका सौंपी है। यानी कि जो न्यायपालिका है उसको एक जो प्रहरी यानी कि जागरूक प्रहरी की भूमिका निभानी पड़ती है संविधान के लिए। जब तक मौलिक अधिकार अस्तित्व में है और संविधान का हिस्सा है, न्यायिक समीक्षा की शक्ति का उपयोग इस दृष्टि से भी आवश्यक है कि इन अधिकारों के द्वारा जो गारंटी प्रदान दी गई उनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। यानी कि इसका महत्व इस बात से साबित होता है कि जो मौलिक अधिकार हैं उनका महत्व कम नहीं हो सकता जब तक न्यायपालिका उनकी रक्षक बनी हुई है। तो जब तक मौलिक अधिकार अस्तित्व में है और संविधान का हिस्सा है, यानी कि संविधान का हिस्सा है, तो न्यायिक समीक्षा की शक्ति का उपयोग इस दृष्टि से आवश्यक है कि इन अधिकारों के द्वारा जो गारंटी प्रदान दी गई है उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। यानी कि उल्लंघन नहीं हो सकता क्योंकि न्यायपालिका एक प्रहरी के समान अपनी भूमिका निभाती है। अगर इन अधिकारों का उल्लंघन होता है तो न्यायपालिका जो है इन अधिकारों का उल्लंघन नहीं होने देगी। संविधान सर्वोच्च विधि है, देश का स्थायी कानून और सरकार की कोई भी शाखा इसके ऊपर नहीं है। यानी कि जो संविधान है वो सर्वोच्च विधि है और उस सर्वोच्च विधि को बनाए रखने का कार्य यहाँ कौन कर रहा है? न्यायपालिका कर रही है। तो देश में जो संविधान है उसको सर्वोच्च माना गया है। देश का स्थायी कानून, सरकार की कोई भी जो शाखा है वो इसके
पर नहीं है। सरकार के समस्त अंग, चाहे वह कार्यपालिका हो, विधायिका हो अथवा न्यायपालिका, संविधान से शक्ति और अधिकार पाते हैं और उन्हें अपने संवैधानिक प्राधिकार की सीमा में रहकर ही कार्य करना होता है। संविधान के दायरे में रहकर उनको सभी कार्य करने होते हैं। चाहे कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितने भी ऊंचे पद पर क्यों न हो, कोई भी प्राधिकारी चाहे वह कितना भी शक्तिशाली हो, यह दावा नहीं कर सकता कि संविधान के अंदर उसे किस सीमा तक शक्ति प्राप्त है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि संविधान को जो है सर्वोच्चता बनी हुई है और उस सर्वोच्चता को बनाए रखने का जो कार्य है वो न्यायपालिका करती है। तो इस प्रकार है कि न्यायिक समीक्षा का महत्व हमारे लिए बहुत ही उपयोगी साबित होता है। साथियों, तीसरे नंबर की हम बात करते हैं कि न्यायिक समीक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधान, यानी कि न्यायिक जो समीक्षा है, न्यायिक पुनरावलोकन है, उसके लिए हमारे संविधान में कौन कौन से प्रावधान यहाँ किए गए हैं, यानी कि अलग अलग अनुच्छेदों के तहत जो है यहाँ प्रावधान किए गए। जैसे अनुच्छेद 13 है, अनुच्छेद 32 हो गया, अनुच्छेद 131 हो गया, ठीक है ना। तो ये बात आपको पूछी जा सकती है। अनुच्छेद 13 में न्यायिक पुनरावलोकन को एक तरह से जैसे परिभाषित किया गया है, तो न्यायिक समीक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधान, यानी कि संविधान में कौन कौन से अनुच्छेदों के तहत यहाँ प्रावधान किए गए हैं। संविधान में न्यायिक समीक्षा शब्द का उपयोग कहीं नहीं हुआ है, तब भी कतिपय अनुच्छेदों के प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय को न्यायिक समीक्षा शक्ति प्रदान करते हैं। तो वो अनुच्छेद निम्न है, यानी कि अनुच्छेद 13 यह घोषणा करता है कि सभी कानून जो मूल अधिकारों की संगति में रह रहे हैं या उनका अपकर्ष करते हैं निरस्त माने जाएंगे। यानी कि सभी कानून जो मूल अधिकारों की संगति में रह रहे हैं या उनका अपकर्ष करते हैं, यानी कि मूल अधिकारों का हनन होता है, तो वो जो है कानून है वो निरस्त माने जाएंगे। अनुच्छेद 13 एक तरह से न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति ही है। अनुच्छेद 32 जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा गया है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने के नागरिक के अधिकार की गारंटी देता है। अगर नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो सर्वोच्च न्यायालय की शरण यहाँ ले सकते हैं। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति देता है, साथ ही सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति देता है कि वह इसके निर्देश अथवा आदेश अथवा न्यायादेश जारी करे। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय को एक तरह से यहाँ आदेश देने का अधिकार है कि अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों में यहाँ हनन होता है तो सर्वोच्च न्यायालय जो है उनमें अपना हस्तक्षेप कर सकता है और जरूरी जो कार्यवाही है उसके लिए आदेश को दे सकता है। तो अनुच्छेद 32 हो गया। तीसरा है अनुच्छेद 131, केंद्र, राज्य तथा अंतर्राज्यीय विवादों के लिए सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार निश्चित करता है। यानी कि अनुच्छेद 131 में जो है केंद्र और राज्य के संबंध हैं या अंतर्राज्यीय जो विवाद हैं उनके लिए सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार निश्चित करता है, केंद्र राज्य के विवादों के लिए। फिर है अनुच्छेद 132, संवैधानिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार सुनिश्चित करता है। यानी कि अनुच्छेद 131 हो गया, अनुच्छेद 132 हो गया। फिर है अनुच्छेद 133, यानी कि सिविल मामलों में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार हो गया। तो इस प्रकार के जो है काफी सारे अनुच्छेद है। अनुच्छेद 143 हो गया, यानी कि जो राष्ट्रपति की है परामर्श संबंधी शक्ति है, यानी कि जो राष्ट्रपति है वो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता। और अगर सर्वोच्च न्यायालय परामर्श देता है तो राष्ट्रपति के लिए जरूरी नहीं कि वो उस परामर्श को माने। यानी कि अनुच्छेद 143 143, राष्ट्रपति को कानून संबंधी किसी प्रश्न के तथ्य अथवा किसी संविधान पूर्व के वैधिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय की राय मांगने के लिए अधिकृत करता है। तो इस प्रकार के जो है अनुच्छेद हमारे संविधान में डिफाइन किए गए हैं, यानी कि संवैधानिक प्रावधान किए गए न्यायिक समीक्षा के लिए। 3-4 तो लगभग आपको याद रखने ही है कि अनुच्छेद 13 हो गया, ठीक है, अनुच्छेद 32 हो गया, 131, 32, 133, 143 वगैरह। तो मोस्ट जो है वो आपको यहाँ याद रखने हैं। साथियों, नंबर 4 की हम यहाँ बात करते हैं कि न्यायिक समीक्षा का विषय क्षेत्र कौन कौन सा होगा, यानी कि पर जो है न्यायिक समीक्षा यहाँ की जा सकती है। तो वो उसको अपन एक बार यहाँ देखते हैं कि किन क्षेत्रों में न्यायिक समीक्षा यहाँ की जा सकती है। हाँ, तो साथियों, न्यायिक समीक्षा का जो विषय क्षेत्र है उसको 2-3 भागों में यहाँ अलग अलग बांटा गया है। यानी कि न्यायिक समीक्षा का क्षेत्र सबसे पहले तो जो है व्यक्ति के अगर मूल अधिकारों का यहाँ हनन होता है, ठीक
ठीक है। जो दूसरा है यानी कि मानवीय कानूनों के अनुकूल नहीं हो, प्रतिकूल हो, या सक्षम प्राधिकार का अपनी सीमा से बाहर जाकर कानूनों का यहाँ निर्माण किया गया है। तो कौन कौन सी विषय क्षेत्र उसको अपन यहाँ देख लेते हैं कि किसी विधायी अधिनियम अथवा कार्यपालिका आदेश की संवैधानिक वैधता को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में निम्न 3 आधारों पर चुनौती दी जा सकती है। यानी कि 3 आधारों पर जो है उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक समीक्षा के लिए चुनौती दी जा सकती है। वो कौन कौन से हैं कि पहला तो जो मैंने बताया कि यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है किसी चीज से। दूसरा जो है कि यह उस प्राधिकारी की सक्षमता की सीमा से बाहर का है जिसने इसे बनाया है, यानी कि सक्षम प्राधिकारी की अपनी सीमाओं से बाहर जाकर इसे बनाया गया है। तीसरा बिंदु अपन देखते हैं कि यह संवैधानिक प्रावधानों के प्रतिकूल है, यानी कि संविधान का अतिक्रमण करता है, संविधान से बाहर जाकर इसका जो निर्माण है संविधान के प्रतिकूल है। तो ये 3 आधार हैं मोस्टली जिनके आधार पर कानूनों की वैधता को यहाँ उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। अब इसको विस्तृत तौर से यहाँ भारत और अमेरिका के संदर्भ में इसको समझाया गया है, तो उसका देखते हैं अपन एक बार कि उपरोक्त से स्पष्ट है कि भारत में न्यायिक समीक्षा का विषय क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में सीमित है। यानी कि भारत में न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनरावलोकन का जो क्षेत्र है वो अमेरिका की तुलना में यहाँ सीमित है, यानी कि छोटा है। जबकि अमेरिकी संविधान अपने किसी भी प्रावधान में न्यायिक समीक्षा के विषय में कुछ नहीं करता। ऐसा इसलिए कि अमेरिकी संविधान में कानून की समुचित प्रक्रिया को कानून द्वारा स्थापित पद्धति के ऊपर तरजीह मिलती है। यानी कि जो अमेरिकी संविधान में जो कानून की समुचित प्रक्रिया है वो कानून द्वारा स्थापित पद्धति के ऊपर जो है उसको माना गया है, जो कि भारतीय संविधान में अंतर्निहित है। दोनों के बीच अंतर है कानून की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय को नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण में कहीं वृहद संभावना देती है। यानी कि दोनों के बीच जो बीच अंतर यहाँ माना गया है कि कानून की जो प्रक्रिया है वो सर्वोच्च न्यायालय को नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण में कहीं वृहद संभावना देती है। यह इन अधिकारों के उल्लंघनकारी कानूनों को निरस्त कर सकता है, न केवल इस आकार पर कि उनके गैर संवैधानिक होने के ठोस आधार मजबूत हैं। और अमेरिका के संदर्भ में अगर अपन यहाँ बात करते हैं तो अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समुचित कानूनी प्रक्रिया के नाम पर न्यायिक समीक्षा की विशद शक्ति के कारण आलोचक इसे थर्ड चैम्बर ऑफ लेजिस्लेटिव कहते हैं। यानी कि लेजिस्लेटिव का थर्ड चैम्बर इसको एक तरह से वहां कहा गया है कि संसद का जो है तृतीय सदन इसको कहा गया है न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनरावलोकन को। तो ये बात जो है आपको परीक्षा में पूछी जा सकती है, वो संसद का तीसरा सदन किसको कहा गया है, न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनरावलोकन को। इस चीज को जो है आपको यहाँ ध्यान रखना है। साथियों अपन जो है 5 नंबर की बात करते हैं, ये नवी अनुसूची की न्यायिक समीक्षा। यानी कि पहले प्रावधान क्या था कि नवी अनुसूची में जिस कानून यानी केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा कोई कानून बनाया गया है और अगर उसको नवी अनुसूची में डाला गया है तो उसकी जो है न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती, न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता, उस पर जो है दोबारा सुनवाई कभी नहीं हो सकती। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर निर्णय दिया है कि अब जो नवी अनुसूची में कानून डाले जाएंगे, कानून बनाए जाएंगे, तो उनकी जो है न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनरावलोकन यहाँ हो सकता है। 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी कानून नवी अनुसूची में डाले जाएंगे उनकी जो है न्यायिक समीक्षा यहाँ हो सकती है। तो इसी चीज को जो है आपके यहाँ विस्तृत तौर से इसको समझाया गया है। तो अपन इसको देख लेते हैं एक बार कि अनुच्छेद 31B नवी अनुसूची में शामिल अधिनियमों एवं विनियमों की किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन के आधार पर चुनौती देने एवं अवैध ठहराने से रक्षा करता है। यानी कि अनुच्छेद 31B में, यानी कि अनुच्छेद 31B जो है वो उसमें क्या कहा गया है कि नवी अनुसूची में शामिल अधिनियमों एवं विनियमों किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन के आधार पर चुनौती देने एवं अवैध ठहराने से रक्षा करता है। यानी कि नवी अनुसूची में 31B में अगर कोई विषय डाला गया है तो उसको जो है किसी का हनन भी करता है तो उसको न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता, चाहे वो किसी का नुकसान करे।
अनुच्छेद 31B तथा नवी अनुसूची को पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। यानी कि जो नवी अनुसूची है उसको कब जोड़ा गया है? यहाँ 1951 में जोड़ा गया है। मूल रूप में 1951 में नवी अनुसूची में केवल 13 अधिनियम व विनियम थे, लेकिन वर्तमान में यानी कि 2016 तक की अपन बात करते हैं यहाँ, तो इनकी संख्या 282 है। इनमें से राज्य विधायिका के अधिनियम एवं विनियम भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन से संबंधित है, जबकि संसदीय कानून अन्य मामलों से। यानी कि तो जो अब है उस समय कुल टोटल जो है वो 13 अधिनियम विनियम थे, और अब 2016 तक की अपन यहाँ बात करते हैं तो 282 हैं। R कोहेल को मामले में दिए गए महत्वपूर्ण निर्णय, यानी कि 2007 में निर्णय हुआ में सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि नवी अनुसूची में शामिल कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बाहर नहीं माना जा सकता। यानी कि 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने भी दिया कि जो नवी अनुसूची में शामिल विषय हैं उनको न्यायिक समीक्षा से बाहर नहीं माना जा सकता। न्यायालय का कहना था कि न्यायिक समीक्षा संविधान की मूलभूत विशेषता है और इसे नवी अनुसूची में शामिल किसी कानून के लिए वापस नहीं लिया जा सकता। यानी कि जो नवी अनुसूची में शामिल है उसको भी न्यायिक समीक्षा के लिए यहाँ सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्ण माना और इसको महत्वपूर्ण माना है। न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार 24 अप्रैल 1973 के बाद नवी अनुसूची में रखे गए कानूनों को चुनौती दी जा सकती है। यानी कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जो नवी अनुसूची में कानून रखे गए हैं उनको जो है यहाँ चुनौती दी जा सकती है, अगर उनसे अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 के अंतर्गत प्रदत्त मौलिक अधिकारों अथवा संविधान की मूलभूत विशेषता का हनन होता है। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि उनकी न्यायिक समीक्षा होती है। अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 द्वारा जो है मौलिक अधिकारों अथवा संविधान की मूलभूत विशेषता का यहाँ हनन होता है। 24 अप्रैल 1973 को ही सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार संविधान की मूलभूत विशेषता का सिद्धांत दिया था केशवानंद भारती मामले में अपने ऐतिहासिक फैसले में। यानी कि 24 अप्रैल 1973 को ही है यहाँ जो है संविधान की मूलभूत जो ढांचा है केशवानंद भारतीवाद, तो उसमें जो है उसका भी यहाँ दिया गया है। तो साथियों नवी अनुसूची के संदर्भ में आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि जो है न्यायिक समीक्षा की जा सकती है अगर जो है मौलिक अधिकारों का यहाँ 14, 15 और जो है 19 और 21 का यहाँ उल्लंघन होता है। तो हालांकि मैंने जहां तक देखा है इसमें आपको बड़ा सवाल यहाँ नहीं पूछा जाएगा। इसमें 5 नंबर का सवाल या आपको 2 नंबर का सवाल इसमें पूछा जा सकता है। न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ आपसे यहाँ पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले न्यायिक समीक्षा का अर्थ, ठीक है, न्यायिक समीक्षा का महत्व आपसे पूछा जा सकता है। न्यायिक समीक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधान जो मैंने अभी आपको यहाँ बताया, अनुच्छेद 13 है, 32 बताया, अनुच्छेद 131, 32, 33, 143। न्यायिक समीक्षा का विशेष क्षेत्र, ठीक है ना, यहाँ की मौलिक अधिकारों का हनन होता है या संविधान के प्रतिकूल या सक्षम प्राधिकारी द्वारा यहाँ नियमों का उल्लंघन करके बनाया गया है और नवी अनुसूची की न्यायिक समीक्षा यहाँ की जा सकती है। तो ये 4 बिंदु यहाँ पे टॉपिक है इसमें, तो आप जो है इसको अपनी नोटबुक से भी पढ़ते रहे साथियों, प्रैक्टिस करते रहे। आगे वाली क्लास में जो आपके इसमें 2 बिंदु और बच गए हैं, न्यायिक सक्रियता है, जनहित याचिका, उनके बारे में अपन यहाँ चर्चा करेंगे। तब तक के लिए साथियों धन्यवाद, थैंक यू।